जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको कुछ कुछ मिट्टियों के बारे में बता दिया था, जिसमें से अगर हम बात करते हैं दोस्तों आईसीएआर के अनुसार दोस्तों भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें दोस्तों हमने पहली आपको मिट्टी जो बताई थी जलोढ़ मिट्टी, जो कि आपकी भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और जो कि भारत में 43% एरिया में पाई जाती है। और दूसरी मिट्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो दोस्तों दूसरी जो मिट्टी हमारी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दोस्तों भारत के 18% एरिया में पाई जाती है। तीसरी जो मिट्टी है दोस्तों उसको हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी जो कि दोस्तों हमारे भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, जो कि 15% पाई जाती है। यह दोस्तों पहले नंबर पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और यह दोस्तों दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और यह दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। यह दोस्तों आपकी जलोढ़ हो गई और ये वाली दोस्तों लाल आपकी काली लाल मिट्टी हो गई 18%। और यह दोस्तों काली मिट्टी हो गई। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी जो हमारी जो मिट्टी है चौथी, वो हमारी लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो दोस्तों यह 4% एरिया पर पाई जाती है और यह दोस्तों चौथे चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। ये दोस्तों भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है सब। लेटराइट के बाद दोस्तों 5वें नंबर की आपकी शुष्क यानी ड्राई, जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। और 5वीं आपकी मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। 6वीं दोस्तों आपकी पर्वतीय मिट्टी है, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ह्यूमस देखने को मिलता है। दोस्तों आईसीआर के अनुसार 8 प्रकार की भारत में मृदा पाई जाती है, जिसमें से 6 प्रकार पढ़ लिए थे। आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों सातवां टाइप। सातवें टाइप की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सातवीं मिट्टी दोस्तों, इस मिट्टी को हम लवड़ी तथा क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं, जिससे सैलाइन या आप एल्काइन सॉइल भी कह सकते हो। दोस्तों लवड़ी मिट्टी है जो हमारी क्षारीय मिट्टी है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण दोस्तों जैसे कि कहीं पर किसी भी क्षेत्र की जब किसी भी मिट्टी में दोस्तों अधिक सिंचाई कर दी जाती है, जब ज़्यादा सिंचाई कर दी जाती है तो इसमें दोस्तों इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ दोस्तों साल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि एक सोडियम हो गया और एक दोस्तों मैग्नीशियम हो गया। ये दोस्तों कैपिलरी एक एक्शन होता है और यानी जैसे हम केस का क्रिया कहते हैं। इसके द्वारा दोस्तों ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं वो इस मिट्टी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं और जिसकी वजह से दोस्तों इस मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। इस इस मिट्टी का रंग दोस्तों भूरा हो जाता है, इसलिए हम इस मिट्टी को लवड़ी तथा क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों दोबारा से एक बार और बता देता हूँ कि जैसे कि जब किसी भी मिट्टी की दोस्तों जब ज़्यादा सिंचाई कर दी जाती है और उसमें दोस्तों उसमें जो साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, वो लवण दोस्तों इस मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, इसकी सतह पर दोस्तों ऊपर चले आते हैं और जिससे यह मिट्टी लवड़ी हो जाती है। इसलिए हमें दोस्तों इसको लवड़ी या क्षारीय मृदा कहते हैं। और इसमें दोस्तों कौन कौन से आपके सोडियम मैग्नीशियम दो टाइप के एलिमेंट जो दो साल्ट या लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इनका रंग इस मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यही लिखा है दोस्तों नीचे कि दोस्तों लवड़ी या क्षारीय मृदा जो होती है इसका निर्माण अधिक सिंचाई के कारण और कैपिलरी एक्शन यानी कि इसका क्रिया के द्वारा इस मिट्टी की सतह पर कुछ लवण यानी साल्ट जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी लवड़ी या क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। और इसमें दोस्तों जो साल्ट यानी लवण होते हैं वो आपके सोडियम तथा मैग्नीशियम इसमें साल्ट होते हैं और यह दोस्तों कैपिलरी एक्शन की वजह से
ये सोडियम मैग्नीशियम दोस्तों ऊपर मिट्टी के ये तत्व तो चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। और इसी भूरे रंग को दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपका नमक भी भूरा होता है, इसलिए दोस्तों इस मिट्टी को लवड़ी तथा क्षारीय मृदा कहा जाता है। ये दोस्तों लवड़ी और क्षारीय मृदा होने की वजह से यह दोस्तों अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा फसल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब दोस्तों उपजाऊ नहीं होगी तो यहाँ फसल भी नहीं होगी, इसलिए ये बंजर भी दोस्तों मिट्टी कहलाती है, इसको हम बंजर मिट्टी भी कहते हैं। इसके दोस्तों कुछ अन्य नाम हैं। अन्य नाम में दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसे रेहे के नाम से भी जाना जाता है और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे दोस्तों ऊसर के भी नाम से जाना जाता है, और इसे हम बंजर के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों किसी भी मिट्टी का जब दोस्तों पीएच मान 6 से लेकर 7.5 तक जो होता है दोस्तों, किसी भी मिट्टी का पीएच मान यहाँ 6 से लेकर 7.5 तक अगर पीएच मान होता है तो वो दोस्तों मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। वो दोस्तों फसल उत्पादन उत्पादन करने की दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और दोस्तों हमारी जो क्षारीय यानी लवड़ी जो मृदा है, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो पीएच वैल्यू होती है दोस्तों, अगर हम 7 से, अगर हमारी किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है तो वो आपकी दोस्तों अम्लीय होती है। कैसा होता है दोस्तों, अगर किसी का अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो आपका अम्लीय कहलाता है। अगर किसी का अगर दोस्तों पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वो आपका क्षारीय कहलाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों और दोस्तों जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो लवड़ी मृदा है, यानी क्षारीय जो मृदा है, अगर हम दोस्तों अ, इस मिट्टी की बात करते हैं तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका दोस्तों 7 से लेकर 8.5 तक दोस्तों इसका पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, जिसकी वजह से दोस्तों इसको लवड़ी मृदा या सैलाइन सॉइल भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपका 7 से लेकर 8.5 तक अगर पीएच वैल्यू है तो वो उस टाइप की मृदा जो होगी वो आपकी लवड़ी मृदा कहलाती है, क्योंकि दोस्तों वो छा इसको मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम लवड़ी मृदा को क्षारीय मृदा भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट है कि अगर पीएच वैल्यू अगर 8.5 से ज़्यादा होती है, अगर पीएच वैल्यू हमारी 8.5 से अधिक होती है तो उस तरीके की जो मृदा होती है उसको हम क्षारीय मृदा कहते हैं या एल्काइन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों इसको पॉइंट को आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें। अगर हम दोस्तों कुछ टर्म के बारे में जानते हैं, जैसे कि दोस्तों अम्लीय मृदा क्या होती है और क्षारीय मृदा क्या होती है। अम्लीय मृदा को हम दोस्तों एसिटिक सॉइल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब किसी भी मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको हम दोस्तों अम्लीय मृदा कहते हैं। और दोस्तों अम्लीय जो मृदा होती है, इसकी अम्लीयता को दोस्तों दूर करने के लिए इसके उपचार के लिए दोस्तों चूने का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हमको किसी भी मृदा की अम्लीयता को दूर करना है, यानी कि उसका उपचार करना है, तो आपको दोस्तों चूने का प्रयोग उस मृदा में करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम चूने का प्रयोग यानी चूने का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्षारीय मृदा है। क्षारीय मृदा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए हम दोस्तों उपचार में दोस्तों जिप्सम का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी मृदा में अगर क्षारीय मात्रा ज़्यादा है, अगर कोई दोस्तों मृदा क्षारीय है तो उसके लिए दोस्तों क्षारीयता को दूर करने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। अगर दोस्तों मिट्टी की क्षारीयता को दूर करना है तो आपको जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों हम लवड़ को अगर कम करने के लिए कुछ दोस्तों फसल हैं जो कि लवड़ को कम करती हैं, यानी कि क्षारीयता को दोस्तों कम करती हैं, जिसमें से कुछ फसल हैं दोस्तों उनको अगर हम इस मृदा पर उगाते हैं तो
इन फसलों की वजह से दोस्तों वहाँ की लवड़ यानी कि क्षारीयता दूर होती है, जिसे हम दोस्तों कहते हैं कि लवड़ प्रतिरोधी फसल। दोस्तों कुछ लवड़ प्रतिरोधी फसलों को उगाकर हम वहाँ की उस मिट्टी की हम क्षारीयता को दूर कर सकते हैं, जिसमें से दोस्तों पहली पहली फसल है हमारी गन्ना, और दूसरी फसल है धान, और तीसरी है दोस्तों बरसीम। अगर हम ये फसलों को दोस्तों उस मृदा में उगाते हैं तो वहाँ उस मृदा की क्षारीयता दूर हो जाती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि हमारी दोस्तों ये जो हमारी दोस्तों ये यानी कि लवड़ी जो मृदा है और क्षारी जो मृदा है, यानी जिसे हम लवड़ी मृदा कहते हैं या क्षारी मृदा कहते हैं, अगर ये दोस्तों बात करते हैं ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ कहाँ ये देखने को हमें मिलती है। तो पहला दोस्तों हमारा जो राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में दोस्तों हमको लवड़ी मृदा देखने को मिलती है, या जिसे हम दोस्तों क्षारी मृदा भी कहते हैं। ये मृदा दोस्तों हमको राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमको यह मृदा देखने को ज़्यादातर मिलती है। इन क्षेत्रों में दोस्तों हमें यह मृदा देखने को मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी सबसे लास्ट मृदा थी आईसीआर के अनुसार, जो 8वें नंबर की थी, जिसे हम दोस्तों पीट एवं दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पीटी मार्सी सॉइल भी कहते हैं। पीटी मार्सी सॉइल के बारे में अगर बात करते हैं तो दोस्तों यह आपको दलदली दलदली जो मृदा है, ये आपको दोस्तों मैंग्रोव वनों में देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों जो दलदली मिट्टी है ये ज़्यादातर आपको बनस यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा वनस्पति देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको ह्यूमस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ह्यूमस की भी आप सबसे ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है। और ये दोस्तों दलदली मिली मिट्टी जो है आपको मैंग्रोव वनों में भी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था जो डेल्टाओं नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों आपके डेल्टा जो बनते हैं वहाँ पर आपके मैंग्रोव वन इन्हीं के अंदर आते हैं। और दोस्तों मैंग्रोव वन जो होते हैं वो आपके दलदली मिट्टी के अंदर ही आते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं अगर इसकी पीट एवं दलदली मिट्टी की, तो इसे हम दोस्तों गीली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, गीली मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसका जो निर्माण होता है वो दोस्तों नदियों के डेल्टा व दलदली क्षेत्र में इसका पीट यानी दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। और इन दोस्तों दलदली क्षेत्रों में यानी नदी के जो डेल्टा बनाए जाते हैं दलदली मिट्टी में, यहाँ पर दोस्तों ह्यूमस की अधिकता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों ह्यूमस इसलिए मिलता है क्योंकि जो भी वनस्पतियाँ ज़्यादातर देखने को मिलेंगी वो आपकी दोस्तों इन डेल्टा में देखने को मिलती हैं। डेल्टा में आपके मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी, और यही दोस्तों सड़कर गलकर जब ये वहीं मिल जाते हैं तो जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ह्यूमस अधिक अधिक ह्यूमस की अधिकता देखने को ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि पर्वतों पर भी हमको ह्यूमस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों पर्वतों पर भी जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो दोस्तों उनको जब ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं दोस्तों, जो कि इन्हें दोस्तों आपके फंगस हो गया, बैक्टीरिया, इनको डिकम्पोज कर कर दोस्तों इनको उसी मृदा में मिला देते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों ह्यूमस का निर्माण होता है। तो वहाँ पर भी पर्वतों पर भी ह्यूमस की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, और आपकी दलदली मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नदियाँ अपना अवसादों वगैरह को दोस्तों नदियाँ पानी को लेकर आती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर साल्ट यानी लवण की भी अधिकता देखने को ज़्यादा मिलती है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दलदली मिट्टी हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलेगी, आपके दोस्तों जो तटीय राज्य हो गए जैसे कि केरल हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर दोस्तों पीट एवं दलदली मिट्टी देखने को मिलती है। गुजरात का आपका कच्छ कच्छ का रण जो क्षेत्र हो गया दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दलदली मिट्टी। वेस्ट बंगाल में दोस्तों आपको वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी। सुंदरबन का जो डेल्टा है दोस्तों, वहाँ पर आपको दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी। इस तरीके से दोस्तों हमारी आठों मिट्टी जितनी भी 8 मिट्टी थी उनको उनके बारे में हमने दोस्तों अ, विस्तृत रूप से आपको वर्णन किया, विस्तृत विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ाया, बताया आपको। अब नेक्स्ट दोस्तों मैंने पढ़ाने से पहले आपको दोस्तों
सॉइल को पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, कुछ और भी मिट्टी पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी सॉइल्स हैं उनको हम दोस्तों कणों के आधार पर मिट्टी भी कई प्रकार की होती हैं। ये दोस्तों जो मिट्टी है वो कणों के आधार पर दोस्तों यहाँ पर है कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार, जिसमें दोस्तों हमारी दोमट मिट्टी हो गई, चिकनी दोमट मिट्टी हो गई। ये दोस्तों हम कणों के आधार पर भी मिट्टियों के कुछ प्रकार हैं। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो हमारा सॉइल का निर्माण हुआ था किस तरीके से हुआ था, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि दोस्तों चट्टानों के अपक्षय की वजह से दोस्तों मृदा का यानी सॉइल का आपका निर्माण हुआ था। मैंने दोस्तों आपको बताया भी था। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये हमारे पास कोई बड़ी चट्टान है, और बड़ी चट्टान के दोस्तों जो टूटने से दोस्तों यानी कि इसके अपक्षय अपक्षय से दोस्तों छोटे बड़े बड़े दोस्तों पिंड बन जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसके रॉक रॉक के अपक्षय से यानी कि रॉक के टूटने से, और इसके पास दोस्तों इसके टूटने से जब बड़े बड़े पिंड जब बन जाते हैं जिन्हें हम ब्लॉक कहते हैं, जब दोस्तों इसके भी जो ये ब्लॉक हैं ये पिंड हैं इनके भी अपक्षय से जब दोस्तों इनसे छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स बनते हैं इसके अपक्षय से दोस्तों, तो वो आपके दोस्तों ये जो बनते हैं इनको हम कण कहते हैं, यानी कि कणकामय भी कहते हैं, जिनको हम दोस्तों जर्मे मिलर भी कहते हैं। जर्मे ग्रे मिलर भी कहते हैं दोस्तों, इनको हम ग्रे मिलर भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जैसे कि हमारी जो चट्टानें टूटी, वो आपके उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों ने दोस्तों हमारे बड़े बड़े पिंडों का निर्माण किया। और दोस्तों पिंडों के टूटने की वजह से हमारे यानी पिंडों के टूटने से यानी कि पिंडों के अपक्षय से जो बनते हैं वो हमारे कण बनते हैं। जब दोस्तों कणों का भी अपक्षय होता है यानी कणों का जब अपक्षय होता है यानी कण भी जब टूटते हैं तो दोस्तों हमारे रेत एवं बालू का निर्माण होता है। ये दोस्तों कणों से भी छोटा हो जाता है। तो जब कणों का अपक्षय होता है, कणों का जब टूटते हैं तो दोस्तों हमारे सैंड यानी रेत बालू का निर्माण होता है। और जब दोस्तों रेत और बालू भी जब टूटता है, इसका भी अपक्षय होता है, तो इससे छोटा जो होगा वो दोस्तों आपका गाद यानी कि सिल्ट जिसे कहते हैं। और जब दोस्तों गाद का भी जब अपक्षय होता है, जब ये भी टूटता है, इससे छोटा जो आगे वाला भाग आता है उसको हम दोस्तों क्ले कहते हैं यानी कि चिकनी मिट्टी कहते हैं। यानी दोस्तों जो गाद होता है इसके जो छोटे कण बनते हैं, गाद के जो छोटे कण बनते हैं उनको हम क्ले यानी चिकनी मिट्टी कहते हैं। और ये दोस्तों चिकनी जो मिट्टी होती है इसको हम मुल्तानी मिट्टी भी के नाम से भी जानते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी आपकी दोस्तों एक तरीके की चिकनी मिट्टी होती है। मुल्तानी मिट्टी भी आपकी दोस्तों एक चिकनी मिट्टी की तरह होती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जैसे कि रॉक के यानी कि रॉक के टूटने से हमारा पिंड बनता है, और पिंड के टूटने से दोस्तों हमारे कण बनते हैं, और कण के टूटने से दोस्तों हमारे रेत बनते हैं, और रेत के टूटने से दोस्तों हमारे गाद यानी सिल्ट बनते हैं, और सिल्ट के यानी गाद के टूटने से दोस्तों हमारे चिकने बनते हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अपक्षय क्या होता है कि किसी भी चट्टानों का टूटना और फिर दोस्तों उन्हीं के पास गिर जाना, उन्हीं के पास जमा हो जाना ही आपका अपक्षय कहलाता है। लेकिन दोस्तों अपर्दन अलग बात थी। अपर्दन में क्या होता था दोस्तों, जब कोई चीज़ टूटती थी तो वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंचा दी जाती थी, लेकिन यह दोस्तों अपने पास ही खुद जमा हो जाती थी। अपक्षय आपके अपने पास ही जमा हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों और चट्टानें टूट टूट कर इस तरीके से चिकनी मिट्टी यानी कि मृदा का निर्माण कर देती हैं, जिसे हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट समझना है कि जब दोस्तों मिट्टी के बड़े बड़े जो कण होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े जो कण होते हैं, उसे हम दोस्तों उसे हम दोस्तों बालू मिट्टी कहते हैं। जब दोस्तों हमारे पास कोई भी मिट्टी है, जब उसके बड़े बड़े कण होंगे तो उसको हम सैंड सॉइल या बालू मिट्टी कहते हैं। और जब दोस्तों हमारे पास बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे जब मिट्टी के कण होते हैं, तो उसको हम क्ले या चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हमारे जो बड़े बड़े कण यानी जो बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बीच के जो कण होते हैं,
यानी कि दोस्तों आपके यहाँ बड़े बड़े भी कण देखने को मिलेंगे, मध्यम कण भी देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे कण भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बालू और चिकनी मिट्टी के बीच के जो कण होते हैं उनको हम कहते हैं सिल्ट यानी कि गाद। यानी दोस्तों आपका जो बालू मिट्टी है और आपकी क्लेज मिट्टी है जो यानी चिकनी मिट्टी है, इनके मिश्रण को हम कहते हैं गाद यानी कि सिल्ट। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों दोमट मिट्टी की, तो दोमट मिट्टी भी दोस्तों मैंने आपको बताया था ये कणों के आधार पर डिवाइड की गई है, कणों से मिलकर बनी है। दोस्तों दोमट मिट्टी जो हमारा मिश्रण होता है, दोमट मिट्टी अगर बात करते हैं तो दोमट मिट्टी का मिश्रण तो बाद में बात करेंगे दोस्तों। दोमट मिट्टी जो है हमारी, ये अधिक उपजाऊ होती है और इसके पास खुद की एक, इसमें सबसे ज़्यादा नमी होती है, नमी अधिक होती है। और दोस्तों इसमें ह्यूमस भी देखने को मिलता है, ह्यूमस भी सबसे ज़्यादा होता है और दोस्तों पोषक तत्व भी देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों चार चार पाँच चार दोस्तों चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोमट मिट्टी में देखने को मिलेंगी। और दोमट मिट्टी जो दोस्तों मिलकर जो बनी है, यानी किन किन चीज़ों से ये दोमट मिट्टी मिलकर बनी है, किस किस का मिश्रण है। तो दोस्तों पहला जो आपका 40% बालू से मिलकर बनी है, इसमें दोस्तों बड़े बड़े कण मैंने आपको बताए थे। और दोस्तों 40% ये गाद से मिलकर बनी है आपकी दोमट मिट्टी। 40% दोमट यानी सिल्ट जिसे कहते हैं दोस्तों, जो कि आपकी बालू और चिकनी मिट्टी को मिलाकर इन दोनों का मिश्रण आपका सिल्ट कहलाता है। ये दोस्तों 40% है जो कि गाद, इसमें 40% गाद होता है और 40% दोस्तों इसमें सैंड यानी कि बालू देखने को मिलती है और 20% इसमें किले यानी चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है। यानी दोस्तों गाद, बालू, चिकनी मिट्टी तीनों का मिश्रण आपका दोमट मिट्टी कहलाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमने दोस्तों आपको आईसीआर के अकॉर्डिंग, आईसीआर के अनुसार आपको भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती थी उनके बारे में बता दिया। और दोस्तों पार्टिकल्स के आधार पर भी मिट्टियों को जो डिवाइड किया गया है वो भी उसके बारे में भी बता दिया। अब मिट्टी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम दोस्तों कृषि कहते हैं। और दोस्तों अगर हम कृषि की बात करते हैं तो यह हमारा कृषि किसके अंदर आता है, किस सेक्टर के अंदर आता है, तो यह दोस्तों हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर कृषि आता है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमारा कृषि आता है और जिसमें दोस्तों कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कृषि वाले क्षेत्र में हमको 50% से अधिक दोस्तों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। यहाँ पर दोस्तों रोजगार मिलता है, वो आपका 50% से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से हम दोस्तों, इसलिए हम कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50% से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से दोस्तों हम कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि कृषि में दोस्तों हम जैसे कि किसी की भी खेती करते हैं, जैसे आजकल दोस्तों चलता है कि हम हॉर्टिकल्चर होता है दोस्तों, सेरीकल्चर होता है, इन सभी का उत्पादन दोस्तों आपका कृषि के अंदर ही आता है। इस तरीके से दोस्तों जितने भी कल्चर होते हैं, ये जितने भी खेती की जाती हैं, उनको उनका दोस्तों उन ये सभी दोस्तों कृषि के अंदर आते हैं। इसलिए हम प्राथमिक इसलिए हमने कहा दोस्तों यहाँ पर 50% से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि एरिया यानी कि क्षेत्र 100% की, दोस्तों जो हमारे भारत का जो एरिया है वो आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों इसका भारत का एरिया है। अगर हम दोस्तों हमारे देश का जो 100% एरिया है, यानी कि दोस्तों हमारा ये जितना भी है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, यह जो भारत का एरिया आपका है, यह कहीं ना कहीं यह दोस्तों अपने आप का कंप्लीट 100% है, 100% एरिया है अपने आप का, यह दोस्तों 100% एरिया है। और इसी में दोस्तों 100% एरिया में हम ये देखेंगे कि कितने परसेंटेज पर हमारे कृषि 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 की जाती है। 100% एरिया में दोस्तों कितने परसेंटेज पर कृषि की जाती है वो हम देखेंगे। अगर हम दोस्तों हमारे एरिया यानी क्षेत्र क्षेत्र जो हमारा है 100%, अगर हम 100% में ये देखते हैं कि भारत में कृषि कितने परसेंटेज ऊपर की जाती है,
100% क्षेत्र में से दोस्तों कितने परसेंटेज पर हमारी कृषि की जाती है, कितने परसेंटेज पर नहीं की जाती है, वो सब देखने वाले हैं। दोस्तों 50%, 51% है कि वहाँ पर दोस्तों हमको कृषि, हम 51% क्षेत्र में दोस्तों कृषि करते हैं। दोस्तों 51% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दोस्तों जो कि कृषि के योग्य है, कृषि करने के लिए उपयोगी है, कृषि करने के लिए योग्य है दोस्तों। और बाकी का 24% दोस्तों ऐसा भूमि है, ऐसी दोस्तों जमीन है यहाँ पर हम कृषि नहीं कर सकते, जो कि दोस्तों बंजर क्षेत्र डला है, जो कि ऊसर डला है, जिसे हम दोस्तों रे कलर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर 24% क्षेत्र ऐसा है यहाँ पर हम खेती को नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों 21% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दोस्तों फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि दोस्तों जिसे हम वन कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 21% तो हमारा वनों से घिरा हुआ है क्षेत्र। और 4% दोस्तों वहाँ पर 4% क्षेत्र में दोस्तों चारागाह बनाए बनाए गए हैं, जिसे हम दोस्तों कहते हैं कि घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, उनको हम दोस्तों, जिनको जानवरों को यहाँ रखा जाता है, चारागाह कहा जाता है। तो दोस्तों 4% क्षेत्र पर आपके चारागाह पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों एग्रीकल्चर में, अगर कृषि की अगर हम बात करते हैं, तो एक टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर फसलों के प्रकार बताए गए हैं कि फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, फसलों का क्या क्या दोस्तों यहाँ पर उगना होता है, कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी दोस्तों यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं फसलों के प्रकार, पहली बात तो दोस्तों जो फसल होती है वो ऋतु के आधार पर, यानी कि सीजन के आधार पर उगाई जाती है। तो दोस्तों हर फसल की एक अपनी ऋतु होती है, एक सीजन होता है। वह कि वह फसल कैसी जलवायु में ज़्यादा अपना उत्पादन कर सकती है। जैसे दोस्तों हमारे गेहूँ हो गया, जैसे गेहूँ हो गया वो आपका अक्टूबर में ही बोया जाएगा और मार्च अप्रैल तक दोस्तों काट लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गेहूँ को अगर अक्टूबर में बोएंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर जो क्लाइमेट है सर्दियों में दोस्तों हम गेहूँ को अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर दोस्तों जैसे हमारा धान हो गया, धान को दोस्तों ज़्यादा ये हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु को पसंद करता है धान हमारा, जो कि दोस्तों ज़्यादा गर्मी को चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम धान को ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर दोस्तों हर फसल अपनी अपनी एक ऋतु के आधार पर, एक सीजन के आधार पर फसलों को डिवाइड किया गया है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को दोस्तों हम उगाते हैं। जो पहली फसल का प्रकार है दोस्तों हमारा खरीफ की फसल है। अगर हम दोस्तों खरीफ की फसल की बात करते हैं तो इसका एक अन्य नाम और है, इसको दोस्तों मानसून या वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भारत में मानसून आते हैं तो उस टाइम पर दोस्तों खरीफ की फसलों को उगाया जाता है। दोस्तों हम अगर खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो इनकी जो बुवाई होती है वो आपकी जून से लेकर जुलाई तक इनकी बुवाई होती है। और इनको दोस्तों सितंबर सितंबर और अक्टूबर में दोस्तों इनकी कटाई भी हो जाती है। दोस्तों जून और जुलाई में इनको बोते हैं और सितंबर और अक्टूबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। दोस्तों अगर खरीफ फसल की अगर हम बात करते हैं तो खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो दोस्तों हमारा पहला धान हो गया, दूसरा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और मक्का हो गया और कपास हो गया दोस्तों, मूंगफली हो गई और तंबाकू हो गया दोस्तों, गन्ना हो गया, सोयाबीन और मूंग की दाल, तिल और जूट और अरहर। ये दोस्तों खरीफ की फसलें जो कि हमको मानसून काल में ही हम इनको बो सकते हैं, यानी जून जुलाई के महीने में इनकी बुवाई की जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी फसल है वो आपकी दूसरी है रबी की फसल। रबी की फसल की बात करते हैं तो दोस्तों यह शीतकाल की फसल है, इसको हम शीतकाल की फसल कहते हैं। जब दोस्तों ठंडों का टाइम स्टार्ट होता है, वो शीतकाल होता है, ठंडे पड़ती हैं, उस टाइम पर दोस्तों हम रबी की फसल को बो सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर बुवाई की बात करते हैं, जैसे दोस्तों हमारी खरीफ की फसल जब कटती है सितंबर अक्टूबर में, तो अक्टूबर के बाद दोस्तों फिर हमें रबी की फसल को लाना पड़ता है। तो अक्टूबर में नवंबर में दोस्तों हमारी रबी की फसल को बुवाई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है। और दोस्तों कटाई इसकी मार्च और अप्रैल में इसकी रबी की फसल की कटाई हो जाती है, मार्च से लेकर अप्रैल में दोस्तों इसकी कटाई हो जाती है।
और इस समय में दोस्तों रबी की फसल कौन कौन सी हम इन फसलों को बुवाई कर सकते हैं। इस सीजन में दोस्तों कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो रबी की फसलों की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपके गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, आलू आलू आता है, राई, सरसों, मसूर। इन फसलों का दोस्तों हम ये आपकी फसलें ये सभी रबी की फसल हैं और जिनकी बुवाई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं और दोस्तों मार्च अप्रैल में आप काट लेते हैं। इनकी दोस्तों मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। तीसरी जो फसल है दोस्तों वो जायद की फसल है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में जो कि ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जो कि दोस्तों गर्मियों के टाइम पर इनकी बुवाई होती है, बुवाई चलती है। अगर हम दोस्तों जायद की फसल की बात करते हैं तो इसकी बुवाई मार्च से लेकर अप्रैल में इसकी बुवाई होती है और आपकी इनकी कटाई मई और जून में इनकी कटाई हो जाती है। और जायद की फसल की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर में आपका तरबूज आता है, खरबूज आता है, खीरा आता है, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, मिर्च और कद्दू। ये दोस्तों ऐसी फसलें हैं जिनसे हम पानी की कमी को भी हटा सकते हैं। ये दोस्तों शरीर में जब कम काम पानी की कमी होती है तो ये आपको आपको दोस्तों तरबूज, खरबूज, खीरा और ये दोस्तों ककड़ी खानी चाहिए, जिससे आपको आपकी पानी की पूर्ति बॉडी में हो जाएगी। ये दोस्तों आपकी जायद की फसल हो गई। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको खरीफ की फसल, जो कि आपकी दोस्तों जून और जुलाई में जून जून से लेकर दोस्तों आपकी जुलाई में बोई जाती हैं और दोस्तों आपकी ये कट जाती हैं आपकी दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में ये कट जाती हैं। फिर दोस्तों हमारी रबी की फसल आती है अक्टूबर नवंबर में, इसको बोलते हैं, मार्च और अप्रैल में ये कट जाती है। फिर दोस्तों आपकी जायद की फसल आती है मार्च में और अप्रैल में, इसको बोया जाता है और मई और जून में इसको काट लिया जाता है। ये दोस्तों आपकी फसल हो गई, यानी फसलों के प्रकार हो गए 3 टाइप के। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।